Hello CGPSN, I'm Jyoti Salil. Welcome to all of you in our YouTube channel CGPSC Sources Study Hub. We discuss very interesting information about छत्तीसगढ़ का नाम आखिर छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा। जैसे कि आज का हमारा थंबनेल से आप देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ रतनपुर के 18 गढ़, जैसा कि छत्तीसगढ़ के नाम के ऊपर अनेक सारी किंवदंतियां हैं, उनमें से एक किंवदंतियां हैं कि छत्तीसगढ़ में 18 गढ़ हुआ करते थे। तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के रतनपुर के 18 गढ़ के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि भारत के हृदय पर स्थित छत्तीसगढ़ अंचल अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान रखता है। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के नाम आखिर छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा और एक एक गढ़ के बारे में चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ का शाब्दिक अर्थ। छत्तीसगढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है छत्तीसगढ़ अर्थात किले, जो भूभाग इन दिनों छत्तीसगढ़ के नाम से विख्यात है। छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख पुराणों में भी नहीं, महाभारत, रामायण, प्राचीन कथा वार्ता कहीं भी छत्तीसगढ़ का नाम नहीं पाया जाता है। कुछ विद्वान अनुमान लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है उसका आरंभ 16वीं सदी से माना जाता है। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग साहित्य में किया गया था। सर्वप्रथम खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबार में रहने वाला चारण कवि दलपत राय ने किया था। कवि दलपत राय ने 1487 में महाराज लक्ष्मी निधि राय की प्रशस्ति में उनके युद्ध कला, शौर्य और पराक्रम का वर्णन करते हुए लिखा था। हय्य वंशी राज्य के समय 18 गढ़ रतनपुर शाखा के अधीन माने जाते थे, तो 18 गढ़ रायपुर शाखा के अधीन माने जाते थे और इस प्रकार छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मध्य युग में उस समय राज्य की शक्ति का अनुमान उसके अधीन किलों की संख्या से लगाया जाता था। छत्तीसगढ़ के गढ़ों को विभाजित करने के लिए शिवनाथ नदी को सीमा बनाया गया था। शिवनाथ नदी के सीमा रेखा के ऊपर का 18 गढ़ रतनपुर का कहलाए, तो वही शिवनाथ नदी के दक्षिण का 18 गढ़ रायपुर का कहलाए। आइए एक एक करके सभी गढ़ों का विस्तृत वर्णन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी इस वीडियो में बताया है कि 18 गढ़ रतनपुर के हुआ करते थे और 18 गढ़ जो है रायपुर के हुआ करते थे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम रतनपुर के 18 गढ़ों के बारे में वर्णन करेंगे। तो पहला हमारा गढ़ है रतनपुर, जो कि बिलासपुर से लगभग 16 मील की दूरी पर मनोरम पहाड़ी के बीच बसा रतनपुर छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत कस्बा है। यह अतीत का गौरव गाथा और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। दूसरा गढ़ है मारो। मारो जो है भाटापारा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा मारो रतनपुर के हय्य वंशी राजाओं के आश्रम में रहा मारो को मराठों ने जबरदस्ती हथिया लिया था। मराठों ने यहाँ की हय्य वंशी व्यवस्था में परिवर्तन कर नई प्रणाली लागू की। मराठों ने इसे अपना तालुका बनाया और यहाँ पर अपनी सैनिक सत्ता कायम की। मारोगढ़ के निशान अब भी मौजूद हैं। वर्तमान में किले के प्रवेश द्वार पर एक बावड़ी है। राजा मान सिंह गौड़ की समाधि भी यहाँ बनी हुई है। तीसरा गढ़ है हमारा विजयपुर। हय्य वंशी राजाओं का सूर्य डुबाने के बाद मराठों ने इसे भी अपने कब्जे में ले लिया था। मराठों के अंग्रेजों ने यहाँ से लगान वसूली की कार्य बेरहमी से किया। ध्यान न दिए जाने के कारण विजयपुर के गढ़ की सारी दीवारें ढह गई। खरौद चौथा गढ़ है हमारा। बिलासपुर जांजगीर चांपा, जो कि वर्तमान में है। लगभग 64 किलोमीटर की दूरी दक्षिण पूर्व दिशा में महानदी के तट पर हय्य वंशी के काल में स्थापित खरौद का किला लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन यहाँ बना लक्ष्मणेश्वर महादेव का मंदिर खरौद को धर्म स्थली बनाए हुए हैं। शिवरात्रि पर यहाँ हर साल मेला भरता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। हमारा पांचवा गढ़ है कोटगढ़। कोटगढ़ जो कि प्राचीन काल में राजनीति, धर्म, आमोद प्रमोद और सैन्य परीक्षण में रहने वाला कोटगढ़ आज पेयजल, गरीबी और विकास में तमाम समस्याओं से ग्रस्त है। अकलतरा बलौदा सड़क के किनारे बसे इस गढ़ में भरा एक मिट्टी का ढहता हुआ
किला मौजूद है। किले के भीतर बने खंडित मंदिरों और शिलालेखों से इसकी भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। किले का द्वार मराठा कालीन है। छठवां गढ़ है सोढ़ीगढ़। हैया वंशी कलचुरियों की समृद्धि का प्रतीक सोढ़ीगढ़ अब बिलासपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ 84 गांव का शासन चलता था। मराठे यहाँ से भी वार्षिक कर वसूली करते थे। सातवां गढ़ है अखोरगढ़। बिलासपुर से 45 किलोमीटर की दूरी और शिवनाथ नदी के संगम पर बसा छत्तीसगढ़ का यह एक गढ़ मराठों के अधीन रहा। सूबा नागपुर के भोसरा राजा के प्रतिनिधि रतनपुर में रहकर इन गढ़ों का शासन कार्य देखते थे। यहाँ किले के आसपास 11 तालाब बने हैं। जनश्रुति के अनुसार भगवान लक्ष्मण और दूषण का बीच यहाँ भयंकर युद्ध हुआ था। अब इसकी दीवारें जो है ढह चुकी है। हमारा आठवां गढ़ है पंडरभाठा। पंडरभाठा जो कभी खुद का एक घर था, आज एक छोटा सा कस्बा बन गया है। वर्तमान में यह बिलासपुर जिले की मुंगेली तहसील का हिस्सा है। इस गढ़ से लगभग 42 गांव शासित होते थे। यहाँ बना मिट्टी का किला मिट्टी में ही मिल चुका है। हमारा नौवां गढ़ है सेमरिया, जिसे सेमुरिया भी कहते हैं। यहाँ पर गढ़ होने के प्रभाव जुटाना मुश्किल कार्य है। बिलासपुर के निकट बसा सिमरियागढ़ से 84 गांव शासित होते थे। अब इस गांव में 12 प्राचीन मंदिर और मूर्ति ही दिखते हैं। हमारा 10वां गढ़ है मदनपुर। इस गढ़ के अंतर्गत 84 गांव थे, इसलिए इसे मदनपुर 84 भी कहते थे। यह क्षेत्र चांपा जमींदार का हो गया। यहाँ के जमींदार को दीवान कहते थे। बिलासपुर जिले के पूर्व भाग में हसदेव नदी के दोनों तटों पर मदनपुर का अधिपत्य चलता था। रतनपुर नरेश बरहाय साय ने चांपा जमींदारी के पूर्व राम सिंह को दे दिया था। हमारा 11वां गढ़ है लाफागढ़। मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई लगभग 32-40 फीट है, पर बनी यह लाफागढ़ की मजबूत दीवारों के समीप जाने पर लगता है कि वह सब अपने गौरवशाली अतीत को विस्तार से सुनाना चाहती हैं। किले में बने तीनों फाटक खंभों और मूर्तियों की खूबसूरती समेटे हुए हैं। यह पहाड़ी चित्तौड़गढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी पर 4 तालाब हैं। प्रथम राज्य की राजधानी तोमारो के लिए भी रास्ता जाता है यहाँ से। लाफागढ़ जमींदारी का कुल क्षेत्रफल लाफागढ़ के अधीन 84 गांव थे। 12वां गढ़ है हमारा कोसगढ़ या कोसगई। ग्राम छुरी से 5 मील दूरी कोसगई पहाड़ी पर बना किला कोसगई गढ़ एकमात्र मुख्य गवाह है। लोक कथा के अनुसार कोसगई पहाड़ी पर एक डाकू रहता था, जिसे रतनपुर नरेश के एक सिपाही ने मार डाला था। इस पर प्रसन्न होकर राजा ने उसे यहाँ की जमींदारी पुरस्कार के रूप में दे दी थी। अनुमानों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में रतनपुर नरेश 12 साल कोसगई का किला बनवाया था, पर कुछ लोगों के अनुसार बारह साय ने पूर्व से बने किले का जीर्णोद्धार कराया था। मराठों ने 1741 में तत्कालीन जमींदार राधा सिंह को मारकर इस गढ़ पर अपना कब्जा जमा लिया था। 13वां गढ़ है केंदागढ़। कोमो घाट के नीचे सुंदर हरे भरे वृक्षों से घिरा अकेला गांव आज भोले भाले छत्तीसगढ़ियों का गांव है। कभी रतनपुर राज्य गढ़ों में से एक रहे केंदागढ़ होने के प्रमाण है। उपेक्षा की तेज हवाओं ने केंदा के गढ़ को धूल में मिला दिया है। यहाँ के जमींदार को ठाकुर कहा जाता है। चौथा गढ़ है हमारा मातिनगढ़। छत्तीसगढ़ के मातिन पर जमींदारी प्रथा चलती रही। यह दूसरी जमींदारी थी जिसका संबंध पेंड्रा के जमींदार परिवार से था। इसमें कुल 109 गांव इसके अंतर्गत आते थे। रतनपुर के राजा राज सिंह ने एक विवाद के बाद कल्याण सिंह को यहाँ का अधिकार दे दिया था। मराठा के अधिकार में आने पर उन्होंने वार्षिक टकोली के रूप में 700 रुपए वसूल करना स्टार्ट कर दी। 15वां गढ़ है उपरोड़ागढ़। लोक कथा के अनुसार पेंड्रा जमींदार हिंदू सिंह के नाती हिम्मत राय के नौकर मुहैया कराने एक बार रतनपुर नरेश की महक बांसुरी सुनाई थी, जिस पर प्रसन्न होकर राजा ने हिम्मत राय को उपरोड़ा 84 की जमींदारी सौंप दी थी। अब यहाँ है यह वंशीय साम्राज्य का कोई भी संकेत नहीं मिलता। मराठा शासन में अजमेर सिंह और शिव सिंह ने यहाँ पर जमींदारी संभाल रखी थी। यह 480 वार्षिक टकोली मराठों को अदा किया करते थे। आज का 16
हमारा गढ़ है कंडरी, जिसे पेंड्रा भी कहते हैं वर्तमान में। रतनपुर नरेश के आश्रय में हिंदू सिंह नाम के 2 भाई रहते थे। इन दोनों भाइयों ने एक बार उन्हें रास्ते में पड़े मिले धन से भरे बोरे को राजा तक पहुंचाया था, जिस पर प्रसन्न होकर राजा ने कंडरी की जिम्मेदारी उन्हें दे दी थी। यहाँ से निकट धनपुर में मिले खंडहरों और अवशेषों से पता चलता है कि आर्य कभी यहाँ निवास रहा था। 7वां गढ़ है करकरी या करकट्टी। छत्तीसगढ़ का यह गढ़ अब बघेलखंड के शहडोल जिले की बघेलखंड सुहागपुर तहसील में है। रतनपुर एक कलचुरी नरेशों ने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में स्थित सरकटी आखिर गढ़ थी। 18वां गढ़ है और आज का अंतिम गढ़ है ये रतनपुर का। नवागढ़ लंबे समय तक गोंड राजाओं की कर्म स्थली रही है। दुर्ग जिले में बेमेतरा तहसील का एक गांव नवागढ़ मराठों और अंग्रेजों के शासन काल में प्रशासनिक कार्यों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पर बने किले के चारों ओर खोजी गई खाइयों के चिन्ह आज भी मौजूद है। इसे बिंद्रागढ़ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यहाँ बंदरों की संख्या की अधिकता के कारण रखा गया है। इसके अंतर्गत 446 गांवों में राजकाज संचालित होता था। So all of you guys update all this important information in your notes. I hope this video is necessary for any future and mains exam purpose. And you can subscribe, like and share our YouTube channel CGPSC Sources Study Hub. Thank you so much.